नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी की बात हम कर रहे हैं वो बासमती राइस में डील करती है। एक एफएमसीजी कंपनी है और कंपनी का नाम है एलटी फूड्स और भारत में बासमती राइस में डील करने वाली नंबर 2 कंपनी है ये। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें नीरज सहारण साहब से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पहले बात करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री की। इस कंपनी की जो जड़ें हैं 1940 में लगी थी, जब जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, इनके फोर फादर्स एक ग्रॉसरी शॉप चलाया करते थे पंजाब में और वहाँ पर ये मसालों में और ग्रेन्स में डीलिंग भी किया करते थे। फिर 1950 में जो करंट एमडी हैं अश्विनी कुमार अरोड़ा, उनके जो फादर श्री रघुनाथ अरोड़ा, उन्होंने राइस ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया अपने गांव अमृतसर के पास जो गांव है भिखी विंड से, और एक पार्टनरशिप फर्म 1977 में उन्होंने डाली अपने फोर फादर्स के नाम पर। तो उस कंपनी का नाम या उस पार्टनरशिप फर्म का नाम उन्हें रखा लालचंद तीरथराम राइस मिल। तो ये जो एलटी फूड्स है, तो ये जो उनके फोर फादर्स हैं लालचंद जी और तीरथराम जी, उनके नाम के जो पहला अंग्रेजी लेटर है उससे बना हुआ है। 1990 में इस पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी का रूप दिया गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर एलटी ओवरसीज़ कर दिया गया। 1995 में इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बदला गया और 2006 में इसको स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया गया। तो ये तो रही कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब बात करते हैं बासमती और बासमती इंडस्ट्री की। तो देखिए, बासमती जो है ये एक चावल की किस्म है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चावल जो एक सर्टेन रीजन में उगता है उसी को बासमती कह सकते हैं। कोई अन्य चावल जो उस रीजन में नहीं उगता है, एक सर्टेन जियोग्राफी में नहीं उगता है, उसे बासमती कहलाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा बासमती जो है केवल भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में ही उगता है और ये वर्ल्ड में सबसे महंगी चावल की सबसे महंगी वैरायटीज़ में से एक है और भारत इस चावल का, बासमती चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। भारत में जो एनुअल प्रोडक्शन है वो लगभग 10 मिलियन टन का होता है। उसमें से 6 मिलियन टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और जो 4 मिलियन टन है वो भारत में कंज्यूम होता है। और भारत में जो की बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और यूपी आते हैं। बासमती की जो बुआई होती है वो जुलाई अगस्त में होती है और इसकी जो कटाई या हार्वेस्टिंग होती है ये अक्टूबर से शुरू हो जाती है। बासमती में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अरोमा है उसका, वो और जो खिला खिला चावल वो बनता है पकने के बाद, तो उस तरह का जो प्रॉपर्टीज़ है वो लाने के लिए इसको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको एजिंग बोलते हैं। इस एजिंग में ये चावल काटने के बाद 12 से 24 महीने के लिए कंट्रोल कंडीशंस में रखा जाता है। इस एजिंग से जो इस चावल में स्टार्च होता है वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, इसमें से मॉइस्चर है वो निकल जाती है और साथ ही साथ इसकी जो खुशबू है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको जो चावल पकने के बाद चिपचिपा या लंपी नहीं महसूस होता। अब बात करते हैं एलटी फूड्स के बिज़नेस सेगमेंट्स की। तो देखिए, इनके मेन 3 बिज़नेस सेगमेंट्स हैं। जो पहला बिज़नेस सेगमेंट है वो बासमती एंड अदर स्पेशलिटी राइस में, जिसमें ये डील करते हैं। सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है, 86-85% रेवेन्यू वहाँ से आता है। और ऑर्गेनिक फूड्स इनका दूसरा सेगमेंट है, वहाँ से इनका रेवेन्यू लगभग 12% आता है और बाकी 2% इनका जो रेवेन्यू आता है वो रिसेंटली इन्होंने रेडी टू कुक, रेडी टू ईट और रेडी टू हीट मील्स के पैकेट जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, वहाँ से आता है। तो आप ये समझ लें कि इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो 86% वो राइस की फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, उसके बाद उसके पैकेजिंग और उसके बाद उसका या तो एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक कंजम्पशन के बिज़नेस से आता है। तो देखिए, जब आप पैकेजिंग के बिज़नेस में होते हैं या ब्रांड्स के बिज़नेस में होते हैं तो आपको अपने ब्रांड्स को बिल्ड करना होता है। तो इनके ब्रांड्स की स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊं कि इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। दावत, रॉयल, गोल्डन एरा,
816 एलिफेंट, देवाया, रोज़ाना, इंडस वैली और हेरिटेज। और आप में से काफ़ी लोगों ने ये नाम अच्छे से सुन रखे होंगे और आप लोग अपने घरों में इनमें से कोई ना कोई ब्रांड का चावल कंज्यूम भी करते होंगे। तो देखिए, जो दावत ब्रांड है ये भारत का नंबर 2 ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है। जो रॉयल ब्रांड है ये अमेरिका में नंबर 1 ब्रांड है और अमेरिकन मार्केट में, बासमती के मार्केट में उसका 50% से ज़्यादा शेयर है। इनका एक और ब्रांड 817 एलिफेंट कनाडा में नंबर 1 है और ये सभी बासमती के ब्रांड्स हैं। देवाया, रोज़ाना, इंडस वैली और हेरिटेज जैसे मैंने बताया ये अन्य इनके ब्रांड हैं। बासमती की बात करूं तो 86% जैसे मैंने बताया रेवेन्यू इनका बासमती और अन्य इसी तरीके के जो स्पेशलाइज्ड चावल होते हैं वहाँ से आते हैं। इसमें से अमेरिका से रेवेन्यू 43% आता है, 31% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 18% रेवेन्यू यूरोप से आता है और बाकी 8% जो रेवेन्यू आता है वो मिडिल ईस्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। अब आप ये समझिए कि इनका लगभग 60% जो बासमती राइस का काम है, 60% प्लस 8% यानी 69% जो इनका काम है वो एक्सपोर्ट होता है और 31% जो कंजम्पशन है बासमती का वो इंडिया में होता है। और जो यूरोप वाला मार्केट है वो 57% उसमें ग्रोथ हुई है ईयर इन ईयर और नॉर्थ अमेरिका का मार्केट जो है 32% ईयर इन ईयर ग्रो कर रहा है। तो आप ये देखिए जो इनके एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस है। वॉल्यूम टर्म्स में बात करूँ तो बासमती राइस के वॉल्यूम में ईयर ऑन ईयर 20% की वृद्धि हुई है। ये वॉल्यूम टर्म्स में जो कोई कमोडिटी होती है या कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है उसको जानना इसलिए आवश्यक है कि आपका जो रेवेन्यू है वो तो हो सकता है प्राइस के कारण भी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन जो वॉल्यूम है वो आपको ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट की रियल डिमांड क्या है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए तो वहाँ पर एक ये कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है। जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड है। 12% रेवेन्यू इनका ऑर्गेनिक फूड के सेगमेंट से आता है। तो ये ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड वो फूड है जो नेचुरल कंडीशंस में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जब तैयार किया जाता है, यानी कि बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना इंसेक्टिसाइड्स के, मतलब बिना किसी केमिकल डाले जब ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं और हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होते हैं। हालांकि ये बात भी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को जो अफोर्ड करना या उनको ख़रीदना उन्हीं लोगों के लिए साजगार होता है जो थोड़े से हाई क्लास के या जिनकी पेइंग कैपेसिटी कुछ ज़्यादा होती है। आम आदमी के लिए ऐसे प्रोडक्ट काफ़ी महंगे साबित होते हैं। तो ये राइस में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, स्पाइसेस में इस तरह के प्रोडक्ट्स ये तैयार करते हैं। और सोया भी इन्होंने पिछले दिनों तैयार किया था, लेकिन सोया भी इन्होंने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी, तो लेकिन यूएस में अमेरिका ने इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। तो ये सोया वाला जो इनका प्रोडक्ट है ये थोड़ा खटाई में पड़ गया। ये ऑर्गेनिक फूड ये इंडिया, थाईलैंड और ईस्ट कोस्ट अफ्रीका में लगभग 80,000 फार्मर फैमिलीज से प्रोक्योर करते हैं। और वो जो ज़मीन होती है जिस पर ये फसल उगाई जाती है और वो जो फसल जो फाइनली ये प्रोक्योर करते हैं, उन दोनों को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सर्टिफाई करती है कि इस ज़मीन में और इस फसल में किसी केमिकल का या किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत जितना ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट करता है उसका 12% ये एलटी फूड एक्सपोर्ट करती है। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो रेडी टू ईट, रेडी टू हीट या रेडी टू कुक टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जो जहाँ से इनका रेवेन्यू 2% आता है। वो एक पैकेट बंद या एक पैकेट में जो सामान आता है उसमें ये बिरयानी भी है और कई तरह के और उत्पाद ये बनाते हैं चावल से रिलेटेड। तो वहाँ पर माइक्रोवेव में उसे गर्म करें और वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूं तो इनकी 5 राइस मिलिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स में इनकी 1 यूनिट है। अमेरिका में 3 पैकेजिंग फैसिलिटी है। 90% हाउस होल्ड तक भारत में इनकी रीच है। 1.5 लाख रिटेलर्स इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, 3600 होलसेलर्स हैं और 2500 मॉडर्न ट्रेड वाले आउटलेट्स हैं। मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ, इस तरह के 1850 इनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी पूरे
वर्ल्ड में ये 80 देशों तक जो माल पहुंचाते हैं अपना, वो 1850 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू पहुंचाते हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ग्लोबल प्लेयर हैं बासमती राइस में, और साथ ही साथ इनका जो पोर्टफोलियो है वो नंबर 1 ब्रांड से भरा हुआ है। कनाडा में जो इनका बासमती राइस है 817 एलिफेंट, वो नंबर 1 है। रॉयल जो है बासमती राइस यूएस में, वो नंबर 1 है। इसके अलावा जो दावत है बासमती राइस, वो भारत में नंबर 2 है। फिर इनकी एस्टेब्लिश्ड मार्केट पोजीशन है, 70 साल से ये इस बिज़नेस में है और बिज़नेस को इन एंड आउट कंप्लीटली जानते हैं। फिर इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे मैंने बताया 90% भारतीयों तक इनके पहुंच है। वीकनेस की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हैवी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। हालांकि जो इनका डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी इक्विटी के कंपैरिजन में, वो केवल 1/3 है। और ये बहुत एक किसी एफएमसीजी कंपनी जो सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसलिए भी है कि जो धान का उत्पादन या चावल का जो उत्पादन होता है वो तो एक सर्टेन सीज़न में होता है, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है वो या उसकी जो डिमांड है वो साल भर रहती है। इसके अलावा जो क्योरिंग या एजिंग जो होती है उसके लिए भी इनको उस चावल को रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये जो बासमती राइस है ये एग्रीकल्चर कमोडिटी है, और एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है ये कम्प्लीटली वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वेदर ठीक नहीं होता तो चावल की क्वालिटी या बासमती राइस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और इनके दाम भी उतने अच्छे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिलते। या कई बार ऐसे होता है कि वेदर के कारण या सूखा पड़ जाता है, तो होता ये है बारिश की कमी के कारण भी जो है फसल नष्ट होने का खतरा रहता है। और जो तीसरी वीकनेस है वो ये है कि ये जो चावल है एग्रीकल्चर कमोडिटी भी है और एक फूड आइटम है। तो भारत सरकार का या जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे इनको, इस कंपनी को या इस तरीके की सभी कंपनियों को दो चार होना पड़ता है। कई बार भारत सरकार कहती है कि भाई ब्रोकन राइस का आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले ईरान में सैंक्शन लगाने के कारण इनका एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में बंद हो गया था, तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम आई। और अभी ट्रंप साहब की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कभी कौन सा टैरिफ लगाते हैं और कभी कौन सा टैरिफ किस रेट से लगाते हैं, कोई उनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन से भी इस तरह की कंपनीज परेशान होती हैं। फिर क्या होता है कि जो छोटे छोटे ये जो बासमती चावल की जो इंडस्ट्री है फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, तो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में भी इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके ब्रांड्स इतने मजबूत हैं कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स फ़िलहाल तो इनको कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 15,800 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 17% है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 33 रुपये का कर्जा है। जो मैंने बताया वो वर्किंग कैपिटल साइकिल चूँकि इनका लंबा है वो इसके कारण है, लेकिन ये डेट मैनेजेबल है। पी जो है वो 25-26 का है। 3 इयर्स की सेल 17% बढ़ी है। प्रॉफिट जो है वो 28% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 51% शेयर्स हैं। FII के पास 10% होल्डिंग है, DII के पास 7% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 32% होल्डिंग है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, चाहे आप फाइनेंशियली देख लीजिए, चाहे बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। लेकिन इसमें जो कमी है या इस तरह की कंपनीज़ में जो कमी है वो ये है कि ये ख़राब खबरों पर बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरती हैं और थोड़ी सी भी अच्छी खबर आते ही बहुत तेज़ी से ऊपर चलती हैं। तो साल भर में आपको 2-3 अच्छी खबरें मिलेंगी, 2-3 ख़राब खबरें मिलेंगी। तो इस तरह के शेयर जो खबरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से, ट्रेड पॉलिसीज़ से, तो वहाँ पर आपको करना क्या होता है कि जब भी कोई ख़राब खबर आए और शेयर नीचे की चाल पकड़े, 10-15% नीचे जाए, वहाँ आप उसे ले लें, लेके उसको बैठ जाएं। थोड़े समय बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद उस खबर का असर ख़त्म होता है, वापस वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स्ड होते हैं या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है और उसके बाद वापस ये कंपनी, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो 15-20% का
ऊपर का सर्किट मारती हैं, तो उस समय आप इसको बेच के निकल सकते हैं। मेरी इस शेयर को खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से काम करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।